कहते हैं कि सफलता एक दिन नहीं मिलती पर एक दिन ज़रूर मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चार जी ने अभी रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी रिलेटेड तो सारे ही एग्जाम क्लियर किए हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि एस्पिरेंट की क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने एग्जाम्स क्लियर किए हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे से पता है। फिलहाल इन्होंने एसएससी जीडी क्लियर किया है जो कि 2022 में अभी रहा है। तो इनसे जानेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं खिरागढ़ तहसील के शया ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक मिडिल फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी फार्मर है, साथ ही एक LIC एजेंट हैं और मेरी माताजी हाउसवाइफ है। तो मेरा जो रिसेंटली एग्ज़ाम है वो SSC GD का था, जिसमें मेरा रॉ स्कोर 129 रहा है, यानी कि 129 रॉ स्कोर रहा है मेरा। ये रॉ स्कोर रहा है? यस, हाँ 120। तो नॉर्मलाइज्ड होगा, उसके बाद हाँ 27 तारीख को मार्क्स आएंगे, उसमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना। अब ऐसे अपनी तरफ से तो कह नहीं सकते कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, बाकी अनुमान लगा सकते हैं। तो कैसे समझ में आया कि मुझे SSC GD ये एग्ज़ाम देना है? देखिए मैं बता दूं, एक्चुअली में मैं SSC CPO का फिजिकल देने गया था। तो मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं SSC GD का एग्ज़ाम दूं, लेकिन जब मैं उधर से वापस लौट रहा था तो मुझे पता भी नहीं था मेरा SSC GD का एग्ज़ाम है। लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो मुझे पता चला कि मेरा 1 फरवरी को SSC GD का एग्ज़ाम है। मैंने वहीं एडमिट कार्ड निकलवाया लखनऊ के अंदर, और फिर वहीं से वहीं मेरी कोई स्ट्रेटजी, मैंने कोई इसके लिए अलग से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बेसिकली मैं शुरुआत से SSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा। तो मैं वहीं 2 दिन रुका था लखनऊ, फिर मैं वहाँ SSC GD का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आया। बताता चलूँ कि शैलेंद्र जी ने SSC के काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, लगभग सारे एग्जाम SSC के निकाल रखे हैं, एक SSC MTS को छोड़ के। तो इनसे जानेंगे कि SSC के कौन कौन से एग्जाम्स और निकाल रखे हैं। अभी रिसेंटली 2022 का CGL हुआ है, उसका प्री प्लस मेंस क्वालिफाई हूँ। इससे पहले CPO का प्री क्वालिफाई हूँ, और सर इससे पहले SSC फेज 9 2021 क्वालिफाई था। SSC GD 2021 का क्वालिफाई किया है मैंने। जो सबसे पहला अग्निवीर का एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम था वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। सर SSC MTS 2021 भी निकाला था मैंने। अच्छा, MTS भी निकाला? हाँ, लेकिन वो फाइनल मेरिट में मैं आउट हो चुका हूँ। एग्जाम्स काफ़ी निकाल रखे हैं SSC के, लगभग सारे ही निकाले, कोई एग्जाम रहा नहीं है। तो इनसे स्ट्रेटेजी कौन बेहतर जानेगा? तो इनसे जानेंगे पूरी इनका शेड्यूल कि क्या क्या शेड्यूल रहा है इनका, कि कैसे ये पढ़ते थे, जिससे एस्पिरेंट को समझ में आएगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे पहले कि शैलेंद्र जी बताएं कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट में ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करें शैलेंद्र जी को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले हैं और आपको काफ़ी हेल्प हुई। तो शैलेंद्र जी बताइए कि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बताइए कि क्या पढ़ने का पूरा टाइम टेबल रहता है, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आए स्टूडेंट को। मेरी कंटिन्यूटी थोड़ी अच्छी है, मैं कभी भी 12-13 घंटे कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेरी कंटिन्यूटी है हर रोज़ की, वो थोड़ी अच्छी है। मैं कभी रुकता नहीं हूँ। मुझे पढ़ना है 4 घंटे, लेकिन मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ। ये नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, और लगातार मैं कभी नहीं पढ़ता। डे शेड्यूल में 4 घंटा सुबह पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, 4 घंटा, फिर 1 बजे से 4-5 बजे तक फिर रेस्ट लूँगा, फिर रात में पढ़ूँगा 3 से 4 घंटे। ये मेरा शेड्यूल रहता है। बेसिकली मैं SSC से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, ऐसा 2020 से जुड़ा हूँ, लगभग 3 साल हो गए मुझे। तो थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी है SSC के बारे में। सबसे पहले अगर कोई बिगनर है SSC का कोई स्टूडेंट, तो उसे एक बार पूरा सिलेबस समझना चाहिए, इसके अंदर है क्या। एक जो सिलेबस में है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, मतलब जो आपका मन करे, किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन जाओ ऑफलाइन, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस मत करो। बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में ही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, टाइप किए नहीं। फॉर एग्जांपल मैथ्स है, उसके सारे टाइप नहीं किए, कोई टॉपिक छूट रखा है और प्रैक्टिस सेट लगाने लगे तो सवाल बनते नहीं है, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर वो तैयारी छोड़ देते हैं। तो एक बार कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, इंग्लिश हो, मैथ हो, GK हो, रीजनिंग हो, सारी चीज़ें। तो उसके बाद आप क्या प्रीफर करोगे कि ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है ऑफलाइन? देखिए सर, मैं बता दूं कि ये बच्चे की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट कहाँ से कैसे पढ़ना चाहता है, उसे समझ में कहाँ ज़्यादा आता है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर स्टूडेंट्स के पास कैपेसिटी है तो वो कहीं से कुछ भी अचीव कर सकता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑफलाइन में ही बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ऑनलाइन में नहीं सीखते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं सर अपने बारे में, मैं 2020 में सर मैंने जयपुर से कोचिंग की है, एक बार ऑफलाइन कर चुका हूँ, केवल एक बार 6 महीने की कोचिंग की है ऑफलाइन। उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पकड़ा, वो भी कैरियर वेल ऐप से। कहने का मतलब ये है कि बेसिक आप पहले ऑफलाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो जाइए,
क्योंकि टाइम बचता है और काफ़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ऐसा मैं बता दूँ ऑफ़लाइन बिगिनर के लिए थोड़ा ज़रूरी मान सकता हूँ, क्योंकि उसे एक माहौल का पता चलता है, उसे प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो वो ऑफ़लाइन में ही मिलती है सर। तो एक बार बिगिनर को अगर ऑफ़लाइन मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। चलिए मान लीजिए कि हमने एसएससी की वेबसाइट से सिलेबस ले लिया सीजीएल का, जिसकी भी तैयारी कर रहा है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या किया कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। यस। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए, अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो भी बस डिपेंड करता है वो सारी चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे मैथ्स है एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आप हर टॉपिक, एक तो आप क्विज़ लगाते रहो, कहीं न कहीं से ऑनलाइन लगाओ, ऑफ़लाइन क्विज़ तो देना ही देना है हर टॉपिक की। उससे ओवरऑल एक प्रैक्टिस होती है। चैप्टर वाइज़ भी प्रैक्टिस करनी है आपको। कम से कम हर रोज़ 50 सवाल आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, अगर आपको एसएससी सीजीएल क्वालीफाई करना है तो। ठीक है। तो आपने कोई सजेस्ट करिए कि जैसे मान लीजिए कोई बिगनर है, ऑनलाइन जाना चाह रहा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़्यादा ही पढ़ रहा है। यस। कोई ऐसा टीचर बताइए जिससे वो पढ़ ले। मैं एक टीचर की बात नहीं कर रहा, कोई एक प्लेटफ़ॉर्म बता दीजिए जिससे कि वो स्टूडेंट पढ़ सकता है उससे। देखिए सर, मैं बता दूँ, एसएससी के अंदर काफ़ी सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे इंडिया के अंदर टीचर हैं और प्लेटफ़ॉर्म भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप फेमस प्लेटफ़ॉर्म की बात कर लो, चाहे वो रैंकर्स गुरुकुल हो, चाहे कैरियरविल ऐप हो, काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं, केडी कैंपस है। तो अपने आप में सब बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सारे टीचर अपने आप में अच्छे होते हैं। बस स्टूडेंट्स की थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि उसे किस टीचर की समझ आ रहा है, ठीक है? मैं पर्सनली बता दूँ, मैं कैरियरविल ऐप से जुड़ा हूँ, पिछले 2 साल से मैंने उसी से तैयारी की है। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे मैंने तैयारी की है कैरियरविल ऐप से, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। और अगर कैरियरविल ऐप से करना चाहते हैं, और मैंने और टीचरों की जो वीडियो वगैरह देखी हैं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें देखी हैं, तो उनके कंपैरिजन में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कैरियरविल प्लेटफ़ॉर्म। और आप मॉक टेस्ट भी बताइए, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। किस प्लेटफ़ॉर्म पर लगाए स्टूडेंट, या किस तरीके से लगाए? एक मॉक टेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है, एनालाइज़ करना या कितने टाइम में लगाना। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे कि इंग्लिश का ही मॉक टेस्ट लगा लेते, मैथ्स का नहीं लगाते। तो पूरा कंबाइंड लगाना चाहिए पूरी सब्जेक्ट का, या सेपरेट लगाना चाहिए, वो बताइए? देखिए सर, मैं बता दूँ कि आपका अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, वो भी ऑफ़लाइन ही, ऑनलाइन ही करनी है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से। चाहे वो टेक्स्ट बुक पकड़ लो, चाहे आप ग्रेड अप पकड़ लो, किसी इंस्टीट्यूट का पकड़ लो, कैरियरविल ऐप के ही कोई मॉक पकड़ लो, कहीं न कहीं से सारे अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई बुरा हो, तो सारे अपने आप में अच्छे होते हैं। बस लड़के की थिंकिंग पर डिपेंड करता है वो कहाँ से लगाएगा। मैंने टेक्स्ट बुक फ़ॉलो किया है सर, तो मैं टेक्स्ट बुक से लगाता था। मैं बिगिनर के लिए बता दूँ कि उसे चैप्टर वाइज़ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन आप अगर फॉर्म फिल कर दें, उस दिन से आप पूरा एक टेस्ट हर रोज़ पूरा ओवरऑल लगाना ही पड़ेगा। और एनालाइज़ कैसे करते हैं वो बताइए थोड़ा? देखिए सर, एनालिसिस का ऐसा है, अगर आपने कोई एक पूरा फुल मॉक दे दिया, तो उसके बाद अगर 1 घंटे का आपने एसएससी सीजीएल का प्री का अगर 1 घंटे का मॉक होता है, अगर वो आपने दे दिया, कम से कम 3 घंटे आप उसको एनालिसिस करो बहुत अच्छे से। एक-एक सवाल को इतने अच्छे से एनालिसिस करो कि हमने कमी इसमें छोड़ कहाँ दी। अपने आप में कंप्लीट करने की सोचो, कम से कम 200 में से हमें 200 में से 200 अचीव करनी है। ठीक है। अच्छा, जैसे अब एक बार सिलेबस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट देते ही जा रहे हैं, तो रिवीजन कैसे करते हैं उसके बाद, ये और बताइए एक बार एक्सपीरियंस। अगर इंग्लिश की बात की जाए, तो मैं वोकैब जो नेमोनिक्स तरीका आजकल काफ़ी चल रहे हैं, रिलेट कर लेते हैं एक दूसरे से, मैंने नेमोनिक्स भी फॉलो किया। मैं लिख-लिख के भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था इंग्लिश की। मैथ्स के सवालों की मैं हर रोज़, मैं बता रहा हूँ सर बार-बार, 50 क्वेश्चन मैं हर रोज़ लगाता। मैं भी होता, लेकिन जो अंदर से आवाज़ आती कि करना है तो करना है, बस वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। लेकिन ऐसा कोई चारा नहीं होता कि लोगों को करना ही पड़ता है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मॉक तो देना ज़रूरी है, चैप्टर वाइज़ भी दो, फुल मॉक दो, मॉक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आप मॉक दे रहे हो और मार्क्स कम आते हैं, तो स्टार्टिंग में पूरे आते ही नहीं है कभी, या फिर आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते, तो आपको डिमोटिवेट होते हो, तो मोटिवेट कैसे होते हैं उस टाइम पे? खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो और बताइए ऑडियंस को, कैसे मोटिवेट करें अपने आप को? देख आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप हार नहीं माने। सर, मैंने भी शुरुआत की, मेरे 200 में से अगर सीजीएल की बात की जाए, 80, 90 इतना स्कोर आता था, केवल 80, 90, और लोगों के मैं देखता था 150, 160, तो मैं इतना डिमोटिवेट होता। लेकिन मुझे लगता कि मेरा अभी सिलेबस ही तो कंप्लीट हुआ है, 6 महीने की तैयारी तो हुई है, तो मैं अपने आप में थोड़ा-सा हुनर रखता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ अगले 6 महीने के अंदर। थोड़ा अगर सिलेबस को ढंग से रिवाइज़ कर लूँगा उसके बाद, और कम से कम 1 महीने तक सर मेरा मॉक में यही स्कोर रहा था, 80, 90 बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। मैं डिमोटिवेट हो गया। लेकिन जब मैंने और लोगों को देखा जो मेरे साथ के ही थे,
लेकिन वो 6 महीने की तैयारी, उनके तो 50-60 नंबर ही आ रहे थे। मुझे लगा कि मेरे तो इनसे भी अच्छे हैं, तो मैं और आगे भी बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने अगले 3-4 महीने तक थोड़ा सिलेबस रिवाइज किया और कंप्लीटली तैयारी चालू की, तो सर ये स्कोर मेरा 110 से 120 आने लगा। अगले 2 से 3 महीने में जब मैंने बहुत ज़्यादा हर रोज़ मॉक फॉलो करता था, एनालिसिस में बहुत अच्छे से करता था सर। मैं ये बता दूं, एनालिसिस बहुत कम से कम मैं 3 से 4 घंटे एनालिसिस पे निकाल देता था 1 घंटे के पेपर पर। तो जब मैंने एनालिसिस अच्छे से किया तो इसका रिजल्ट ये रहा कि मेरा धीमे धीमे रॉ स्कोर 140, 150, 160 ये आता था। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट को ना इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो कोई इंग्लिश की बुक बताइए जिससे वो वोकेबलरी वहाँ से पढ़ सकें और पूरा कॉम्प्रिहेंशन कवर कर सकें। तो एक इंग्लिश की कोई बुक बताइए कि जहाँ से वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ग्रामर की बात की जाए, देखो ग्रामर पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है, वो उसमें थोड़े बहुत रूल हैं, वो आपको रटने ही पड़ेंगे। कुछ चीज़ें रटने की है, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं। जैसे वोकैब है, वो तो रटनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो हमें वोकैब के लिए देखिए सर, मैं बता दूं, जो मैंने फॉलो की है वो नीतू मैम की बुक फॉलो की है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों। सर इसके अलावा मेरे पास एक इंस्टीट्यूट की बुक थी जो मैं जयपुर से पढ़ा था, उसकी VIPM करके एक इंस्टीट्यूट है, केवल वो थी मेरे पास। उसके अलावा मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, उसी से मैंने सारी वोकैब की थी। मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, वोकैब आप वहाँ से करो जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है। सारे टीचर एक जैसे हैं, सारे अपने आप में बेस्ट देना चाहते हैं। किसी की मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी वोकेबलरी की बुक अच्छी नहीं है, सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। और मैं ग्रामर की बुक नीतू सिंह मैम की फॉलो करता था, वो मुझे सबसे बेस्ट लगी है। लेकिन जैसे कि आपने अभी SSC GD क्लियर किया है, तो आई एम श्योर कि SSC GD के काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जो SSC GD क्लियर करने के बाद फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप बताइए फिजिकल की तैयारी कैसे की जा रही है अभी? देखिए मैं बता दूं, फिजिकल की तैयारी जिस दिन आंसर की आई थी, मैंने उसी दिन से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी। देखो कोई लड़के आर्मी के होते हैं, कुछ लड़के ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता। तो लोगों की फिजिकल की भी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। लोग सोचते हैं कि जिस दिन एडमिट कार्ड आएंगे उसी दिन से हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। मेरा मानना ऐसा है, अगर आपका SSC GD पेपर क्वालिफाई हो रहा है तो आपको उसी दिन से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता, अगर तुम उसी टाइम पे कर रहे हो तो आपकी इंजरी भी हो सकती है, तो इससे पहले ही स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। SSC GD का टाइम क्या दे रखा है, मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है कि उसमें उसके मार्क्स मिलेंगे? नहीं सर, एकदम क्वालिफाइंग नेचर है, कोई मार्क्स ऐड नहीं होता। 5 किलोमीटर की रेस है, वो 24 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। नॉर्मल रेस है वो कर लेता है नॉर्मल, बच्चा। हाँ। उसके बाद हाइट वेट चेस्ट है और बाकी पुलअप्स और पुलअप कुछ नहीं, हाइट वेट चेस्ट। ठीक है। तो सैलिन जी, आपने इतना टाइम दिया, मैं एक और आखिरी सवाल आपके सामने रखूंगा कि आप एक रामबाण बताइए, जो बच्चा गांव में बैठ के पढ़ रहा है या फिर कहीं भी बैठ के पढ़ रहा है, बिल्कुल बिगिनर है, जो SSC का एस्पिरेंट है लेकिन डर रहा है पढ़ने में, उसके लिए एक रामबाण बताइए और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि वो बच्चा भी तैयारी कर सकता है। ये कोई एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से नहीं, निकल बिल्कुल जा कर सकता है, बिल्कुल उसके कर लिए एक सकता है। रामबाण बताइए कि ऐसे ऐसे तैयारी करे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताइए। देखिए सर, मैं बता दूं, अगर जो बच्चा गांव में बैठा है और वो बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकदम रामबाण साबित होगा। कम पैसों में सारा सिलेबस कंप्लीट। एक बार वो घर पे ही बैठ के, अगर वो बाहर नहीं जा सकता तो वो घर पे ही बैठ के एक बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर ले, एक बार पूरे सिलेबस को किसी भी प्लेटफॉर्म से, और वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए सर। जो बिगनर है उसको कम से कम 6 से 7 घंटे तो हर रोज पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर जैसे मैथ की बात करूं तो जितना आपको आपने जैसे कोई भी कोर्स खरीद रखा है, तो वहाँ से जितना वो टीचर करा रहा है उसके एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा भी आपको सवाल करने पड़ेंगे। आपको डरना नहीं है बिल्कुल। जितना भी समझ में आ रहा है, कम से कम जितने टाइप वहाँ हो रहे हैं क्लास में, उतने टाइप तो आपको कवर करने ही करने हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं और भी कर सकता हूँ, तो आप 10 से 20 सवाल हर रोज ऐड करिए, अपने से बनाने की कोशिश करें, नए सवाल ढूंढें। कि आपने SSC के सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं और आप पिछले 1.5-2 साल से रेगुलर SSC की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने कहाँ बैठ के तैयारी करी, कैसे करी, वो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। मैंने सर आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन की, शायद नवंबर में ज्वाइन की थी मैंने। उससे पहले मेरा ना तो कोई CGL क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर CGL वाला SSC का CGL का एग्जाम ना तो CPO का हुआ था ना CGL का हुआ था। ये मैंने यहाँ अटेंड करने के बाद ही क्वालिफाई हुए हैं। तो सर मैं बता दूँ, लोग सोचते हैं कि लाइब्रेरी जाना और घर पे तैयारी करना, उसमें कितना अंतर होता है। देखो सर, एक चीज़ होती है कि थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर समय के साथ अपने आप को नहीं बदला तो समय से पिछड़ जाता है। तो सर ऐसा होता है कि लोग एक माहौल बना रखा है कि लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल सच है। हमें पता है कि जब लाइब्रेरी इसी चीज़ के लिए बनी है तो स्टूडेंट वहाँ पढ़ेगा। घर पे क्या है कि लोग पढ़ते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा, जो बच्चे घर पे तैयारी कर सकते हैं उनके अंदर जुनून है,
वो फालतू टाइम में फ़ोन नहीं चलाते, बिल्कुल कोई फालतू वीडियो नहीं देखते, तो वो घर पढ़ सकते हैं, बेस्ट है उनके लिए। लेकिन जो लोग हैं अकेले रूम में बैठ के, मन नहीं करता, उनका माइंड नहीं चलता, डिमोटिवेट होते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई पर, तो उनके लिए लाइब्रेरी बेस्ट है। उनको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। फालतू वीडियो ज़्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम निकाल गुजारते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट है लाइब्रेरी। जो यहाँ जो माहौल मिलता है वो रूम पे नहीं मिल पाता। जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि शैलेंद्र जी ने एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, वो केएस लाइब्रेरी जो है उसमें बैठ के पढ़ रही थी। तो केएस लाइब्रेरी के बारे में बताएँगे जी, यहाँ का कैसा माहौल रहता है, क्या रहता है? क्योंकि केएस लाइब्रेरी अभी रिसेंटली 2 साल से एक्टिव है और स्टूडेंट के लिए काफ़ी पढ़ाई के लिए स्पेस प्रोवाइड करती आई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो शैलेंद्र जी खुद बताएँगे कि यहाँ का माहौल कैसा है? क्योंकि इससे पहले भी मैं सर बता दूं, मैंने लाइब्रेरी काफ़ी सारी ज्वाइन कर रखी, लेकिन जो एक माहौल है वो जो यहाँ का मैंने देखा है, जो डिसिप्लिन है वो सर सबसे बेस्ट मुझे लगे। जो यहाँ के जो डिसिप्लिन है वो हर लाइब्रेरी के अंदर नहीं होते। एक क्लियर और जो थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफ़ी सारे अच्छे हैं। यहाँ के डिसिप्लिन तो सबसे बेस्ट है यहाँ का, वो हर लाइब्रेरी के अंदर मुझे नहीं देखने को मिलता, मैं ऐसा मानता हूँ। और जब से मैंने यहाँ तैयारी स्टार्ट की है तो लक मानो किस्मत मानो, मेरे एग्जाम क्वालिफाई होते जा रहे हैं सर केएस लाइब्रेरी के ज्वाइन करते ही। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। थैंक आप यू जैसे सो मच सर, स्टूडेंट जो हैं, थैंक यू सो मैं मच। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया कि आपके साथ एक इंटरव्यू हो पा रहा है। आई एम श्योर ये काफ़ी सारे एस्पिरेंट को हेल्प करेगा। यस यस, और साथ में कांग्रेचुलेशन कहूँगा कि आपने थैंक इतने यू, सारे थैंक एग्जाम्स यू क्लियर सर, किए थैंक यू। और आप पक्का किसी ना किसी पोस्ट पे आप जाने वाले हो। ये मुझे पॉजिटिव वाइब्स जो आ रही हैं मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ। प्लीज, मैंने इनसे बात करके जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स मुझे खुद में आ रही है, मैं इतना मोटिवेट हो रहा हूँ, तो आप कितना हो रहे होंगे मैं समझ ही सकता हूँ। तो धन्यवाद शैलेंद्र जी। थैंक यू सो मच और सर, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आपका पक्का किसी ना किसी पोस्ट पर सिलेक्शन होना ही है। थैंक यू। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।